type problem. That's a fixed and moving pulley system. प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने फिक्स्ड पुली सिस्टम डिस्कस किया था, कांस्टेंट मोशन डिस्कस किए, तो मैनी टाइप्स के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एंड मूविंग पुली सिस्टम। पहले हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व अ क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चंस एंड बेस्ट क्वेश्चन, they are repeated time to time ना। so let us start practice. Fixed and moving pulley system, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में गौर से देखना होता है कि कौन सी फिक्स्ड और मूविंग पुली है, तो वो हम लोग जानेंगे। कैसे पता चलेगा कि फिक्स्ड पुली कौन सी है और मूविंग पुली कौन सी है। आफ्टर दैट देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ वन ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू अनदर। तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे वन ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू अनदर। अगर कभी मुझे ऐसा फाइंड करना हो तो एक कॉन्सेप्ट है, उसको अपने माइंड में सेट कीजिए। स्ट्रिंग का टेंशन, जो ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका टेंशन, और ब्लॉक की वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो आप कहेंगे इसको हम राइट कर सकते हैं T1V1 इक्वल्स टू T2V2। इन द सेम वे टेंशन, अगर मुझे एक्सेलरेशन में रिलेशन राइट करना हो तो टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहता है। तो आप इसको लिख सकते हैं T1A1 इक्वल्स टू T2A2। तो हमने उस रिलेशन को राइट कर लिया। तो हमारे पास दो रिलेशन हो गए, T1V1 इक्वल्स टू T2V2 एंड T1A1 इक्वल्स टू T2A2। तो हम एज पर रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशंस को यूज करेंगे और फटाफट समझते हैं। क्वेश्चंस को जानते हैं। क्वेश्चन मेरे पास कहते हैं रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। यहां पर ए और बी ब्लॉक्स गिवन है। इनको गौर से अगर आप देखो तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन है दिस वन, दैट इज ए, दिस वन ए बी। इनके ब्लॉकों के एक्सेलरेशन के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड करना है। टू पुलीज हैं, तो आप इसको अगर गौर से देखेंगे, ये स्ट्रिंग पास हो रही है वन पुली से, देन अनदर पुली से, देन लाइक इज कनेक्टेड टू द रिजिड वॉल। अब आप कहेंगे सर पहले तो ये समझा जाए कि इसमें फिक्स्ड पुली कौन सी है। देखो ये वाली पुली जो है ना फिक्स्ड है, क्योंकि इसके सेंटर से ये जो क्लैंप है ना ये कनेक्टेड है डायरेक्टली। जबकि इस वाली पुली को देखेंगे तो ये मूविंग पुली है, क्योंकि जब ये स्ट्रिंग अप एंड डाउन मूव करेगी तो ये पुली स्लाइड करेगी अपवर्ड और डाउनवर्ड एज पर मोशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो आपको समझ में आएगा दिस वन इज अ फिक्स्ड एंड दिस वन इज मूविंग। चलो तो अब रिलेशन राइट कर लेते हैं। आप कहीं से भी टेंशन राइट करना चालू कीजिएगा, चाहे ए ब्लॉक से या बी ब्लॉक से, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ और उसको जानते हैं सर कैसे हम लोग राइट किया करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप कहेंगे सर टेंशन लिख लेते हैं जी ए ब्लॉक से, तो कोई इशू नहीं, मैंने टेंशन को राइट किया, अज्यूम कर लिया दिस वन इज टी। हमेशा मैं पहले ही बता चुका हूं टेंशन मार्क किया था अवे फ्रॉम द ब्लॉक और अवे फ्रॉम द पुली। तो यहां अभी ब्लॉक से मार्क किया, अब मैंने पुली से भी लिख दिया। यहां भी देखेंगे सेम एज दिस वन आल्सो टी, सो दिस वन अवे फ्रॉम द पुली आल्सो टी एंड दिस वन आल्सो टी। सीलिंग से देखेंगे अवे ही होगा, दिस वन आल्सो टी। अब जरा गौर से देखो, ये भी टी है और ये भी टी है। इन दोनों टी को देखेंगे तो ये मुझे मिल गया अवे फ्रॉम द पुली दिस वन एंड अवे फ्रॉम द ब्लॉक दिस वन। तो ये कितना आएगा दिस वन टी एंड दिस वन आल्सो टी। डन। दोनों को अगर आप क्लब करेंगे तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 2t। अभी मैंने टेंशन को राइट कर लिया। पहले यहां तक गौर से देखो। अगर आप कहते हो कि सर हमने ज़्यादा क्लबिंग की है, हमें इजी बनाना है, तो कोई इशू नहीं, आप इसको और भी एक सिर्फ एरो दिखा सकते थे, दूसरा आप चाहो तो अवॉइड कर लो ताकि आपको सिंपली नजर आए। यहां पर मार्क किया टी अवे फ्रॉम द ब्लॉक। स्ट्रिंग रेगुलर है, कॉन्टिन्यूस है, तो यहां भी देखेंगे ये भी टी ही होगा। यहां देखेंगे दिस वन आल्सो टी, यहां देखेंगे दिस वन आल्सो टी। डन। अब ये भी टी है मेरे पास में, ये भी टी है, तो आप कहेंगे दोनों को मिलाकर देखेंगे तो कितना हो गया 2t, सो दिस वन इज 2t। ये ब्लॉक से है, पुली से दिखाते तो अवे फ्रॉम द पुली दिखाते। अब आप चाहें तो उसको शो करें, चाहे तो ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सेम एज सीलिंग के साथ में चाहे तो शो करो या ना करो, पुली के साथ में आप चाहो तो शो करो या ना करो, लेकिन मार्क किए जाते हैं हमेशा अवे। ओके, अगर मान लो हमने मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी अभी आपने ऐसा कॉन्सेप्ट हमें बताया था कि टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा,
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, क्या लिखेंगे, T1, तो ए ब्लॉक का T1A1 इक्वल्स टू T2A2, यही कॉन्सेप्ट था। तो T1 का मतलब मैं फर्स्ट ब्लॉक को ले रहा हूँ, तो वहाँ का टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, तो आपने कहा T, उसका एक्सेलरेशन कितना है TA। T2 कितना है, सो दिस वन दैट इज 2T, उसका एक्सेलरेशन कितना है AB। आपने कहा T से T को कैंसिल आउट कीजिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B। दीजिए रिलेशन आ चुका है, ये ऑप्शन में हमें दे भी रखा था, देखो हमने मैच करा दिया। डन। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और उसको देख लेते हैं। यहां भी अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, दिस वन ब्लॉक A एंड दिस वन ब्लॉक B। इनके एक्सेलरेशन दे रखे हैं AA एंड दिस वन AB। यहां पर देखेंगे तो 3 पुलीज हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब आप कहेंगे सर इनमें चेक करो, तो देखो कौन सी पुली फिक्स्ड है, दिस वन इज अ फिक्स बिकॉज दिस वन इज कनेक्टिंग टू अ क्लैंप and this one is a moving pulley because this one not connected to a clamp, this one also a moving pulley not connected to a clamp। अब मुझे इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करना है। आंसर वैसे मैंने लिख रखा है, अब मुझे मैच कराना है कि क्या ये आंसर आता है मेरे कॉन्सेप्ट से या नहीं आता। तो आप कहेंगे जी चलो हमने री डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, सेम एज अजूम किया आपने AA एंड दिस वन इज AB। अब आप कहेंगे B को आप डाउनवर्ड क्यों ले रहे हैं, तो अजूम कर लिया कि B ब्लॉक हैवियर है इसलिए डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन में भी गिवन था। अब आप कहेंगे टेंशन राइट करो सर, तो टेंशन लिखना स्टार्ट करते हैं, कहां से करेंगे, A ब्लॉक से कर लेते हैं। तो आपने कहा दिस वन इज T, सपोज अगर ये T है तो आप कहेंगे ये भी T होगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द पुली। अब ये T क्या करेगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, सो दिस वन T/2, दिस वन आल्सो T/2। देखो इस T/2 को इस T/2 को क्लब करोगे तो देखो T बन जाएगा, बन भी रहा है, मतलब हम सही चल रहा है। अब नेक्स्ट में अगर आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो स्ट्रिंग है कॉन्टिन्यूसली, ये वाली स्ट्रिंग दिस वन कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग है। अगर कॉन्टिन्यूस और ये रेगुलर स्ट्रिंग है तो समझ गए कि टेंशन की वैल्यू सेम होगी एवरी पॉइंट। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं दिस वन आल्सो T/2, दिस वन आल्सो T/2 एंड दिस वन आल्सो T/2। यहाँ भी लिखेंगे तो दिस वन आल्सो T/2। अब देखो इसको देखो T/2 और ये भी T/2, दोनों पैरेलल हैं, तो आप कहेंगे कितना हो गया दोनों को मिलके, सो दिस वन इज T, तो यहां भी T लिखेंगे और दिस वन आल्सो T, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द पुली। एक बार चेक करो आप, बस क्वेश्चन अब हमारी साइड से सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब आप कहेंगे जी T1A1 इक्वल्स टू T2A2, तो T1 मीन्स A ब्लॉक, तो उसका टेंशन दैट इज T, उसका एक्सेलरेशन T2। अब B ब्लॉक की बातें कर रहे हैं तो उसका टेंशन वहां भी देखोगे T ही है और उसका एक्सेलरेशन दैट इज AB। T से T को कैंसिल आउट कीजिए, हमें समझ में आ गया बोथ ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, तो मार्क कर दिया। डन। नेक्स्ट में देखते हैं अनदर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास में 3 पुलीज हैं, 4 हैं, देखो 1 देन 2 3 4। यहां पर ब्लॉक्स को देखेंगे तो ये ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक A ब्लॉक B, इनके एक्सेलरेशन हमें गिवन है। अब पहले तो क्वेश्चन में ये देखते हैं कि विच वन इज फिक्स्ड पुली एंड विच वन इज अ मूविंग। तो यहां देखेंगे दिस वन इज अ फिक्स्ड पुली बिकॉज दिस वन इज कनेक्टेड बाय अ क्लैंप लाइक इज दिस वन, क्लैंप नजर आ रहा है जिस पर ये होल्ड कर रही है। यहां देखेंगे दिस वन इज अ फ्री पुली, नो क्लैंपिंग, दिस वन आल्सो फ्री पुली मतलब मूविंग पुली, सो दिस वन मूविंग, दिस वन मूविंग, दिस वन मूविंग, सिंगल पुली है जो फिक्स्ड पुली है। अब मुझे रिलेशन निकालना है, आप कहेंगे जी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो पहले टेंशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। नोट कीजिए, यहां देखेंगे तो अजूम किया सपोज T, सो दिस वन आल्सो T। ये T यहां देखेंगे तो स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में T/2 एंड दिस वन आल्सो T/2। अवे फ्रॉम द पुली यहां भी देखेंगे T/2, यहां देखेंगे T/2, क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग है रेगुलर तो टेंशन सेम होगा, दिस वन आल्सो T/2। यहां देखेंगे दिस वन आल्सो T/2। अब इन दोनों को देखोगे T/2 दोनों पैरेलल हैं, तो आप कहेंगे सर ये दोनों क्लब होके कितना हो गया, दिस वन इज अ T। अब देखो ये स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूस है लाइक एज दिस वन, तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो टेंशन सेम चलेगी, तो यहां भी देखोगे दिस वन आल्सो T। सीलिंग के साथ लिखेंगे दिस वन T, इसके साथ लिखेंगे दिस वन T/2। डन। अब जरा फिर से समझते हैं जी, यहां देखेंगे T और ये दोनों T पैरेलल हैं और अपवर्ड हैं, तो यहां पर देखेंगे दोनों को सम कर लो, दिस वन इज 2T। पुली के साथ देखते हैं तो दिस वन आल्सो 2T। अब मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, यहां तक समझ में आ गया। आप कहेंगे सर हमने कर लिया तो अब हमें सॉल्व करना है, सो दिस वन T1A1 इक्वल्स टू T2A2। T1 मतलब A ब्लॉक, तो उसका अपना
टेंशन, सो टी टेंशन एंड स्टिंग। देन एक्सेलरेशन, अब बी ब्लॉक को देखो, T2 का मतलब बी ब्लॉक, तो उसका टेंशन, देन एक्सेलरेशन लाइक दिस वन। टी से टी को कैंसिल आउट करो, एक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक बी। अगर आपको बी ब्लॉक का एक्सेलेशन निकालना है तो आप कहेंगे जस्ट हाफ होगा ऑफ द ए। यही देखो आंसर भी हमें गिवन है। डन। तो अपनी साइड से एटलीस्ट 2 टाइम्स इनको सॉल्व कीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, टेंशन को मार्क कीजिएगा, पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए अपनी साइड से, फिर 1 बाई 1 स्टेपों में इनको राइट कीजिएगा एटलीस्ट 2 टाइम्स। नेक्स्ट में देखते हैं अनदर क्वेश्चन। यहां भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। दिस वन पुली, 2 पुलीज हैं। इनको देखो अगर आप, तो ये देखो दिस वन इज अ फिक्स पुली क्योंकि ये क्लैंप के साथ कनेक्टेड है। दिस वन इज अ मूविंग पुली। डन। अब इनके हमें एक्सेलेरेशन के साथ में रिलेशन राइट करना है। आपने कहा जी डायरेक्शन गिवन नहीं है, अब किधर भी डायरेक्शन मार्क कर लो, कोई इशू नहीं। अज्यूम कर लेते हैं दिस वन मूविंग इन डाउनवर्ड विद एक्सेलेरेशन ए बी, एंड सपोज दिस वन इज मूविंग इन अपवर्ड विद एक्सेलेरेशन ए ए। यहां पर ब्लॉकों के कोई भी मास हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू। आपने कहा जी इनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं और मार्क कर लेते हैं। मैं यहाँ भी राइट कर देता हूँ सॉल्यूशन के डायग्राम में। तो यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने कहा दिस वन टेक्स डाउनवर्ड, सपोज दिस वन टेक्स अपवर्ड। डन। अब आप कहेंगे जी टेंशन मार्क करो, तो कहीं से भी आप टेंशन लिखना चालू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा जी ए ब्लॉक से लिखते हैं, तो सपोज दिस वन टी, तो आप कहेंगे दिस वन आल्सो टी। यहां देखेंगे दिस वन टी। डन। और यहां भी लिखेंगे पुरी के साथ अवे, सो दिस वन आल्सो टी। ये दोनों टी देखो, ये टी और ये टी दोनों मिलेंगे, पैरेलल हैं, तो ये बन गए 2T, सो दिस वन इज अ 2T। ये 2T होगा तो इस पुली से अवे भी 2T होगा, यहां देखेंगे 2T होगा, दिस वन आल्सो 2 टाइम्स ऑफ टी। अब आप कहेंगे जी हमें तो रिलेशन राइट करना है, तो रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या था, T1A1 इक्वल्स टू T2A2। T1 का मतलब ए ब्लॉक, ए ब्लॉक पर टेंशन कितना लग रहा है, तो ए ब्लॉक के साथ में टेंशन देखो कितना लग रहा है, दैट इज T। तो आप कहेंगे T, देन ए एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए। बी ब्लॉक के साथ में टेंशन देखोगे, दैट इज दिस वन एक्सेलेरेशन ब्लॉक बी। टी से टी को कैंसिल आउट करो, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल होगा डबल ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी। और यही देखो हमें आंसर गिवन था जो हमने ऑप्ट कर लिया। अपनी साइड से एक बार सॉल्व कीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, फिर टेंशन मार्क कीजिएगा, सोचिए उस चीज को, फिर टेंशन और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को कांस्टेंट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि टीचर भी मोटिवेटेड हो। हम आपके लिए इतना सब वर्क करते हैं, इट्स फॉर यू, जस्ट फॉर योर बेटरमेंट ना, ताकि इजीली आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हो जाए, ओनली फॉर यू। तो अगर आपके लिए किसी ने अगर कुछ किया है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी रिवर्ट करें। चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं सर अनदर क्वेश्चन पर। यहां देखेंगे हमारे पास में 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। यहां देखेंगे 2 पुलीज हैं। अब आप कहेंगे सर इन पुली को देखो, कौन सी पुली फिक्स्ड है और कौन सी मूविंग है। तो देखो ये पुली फिक्स्ड है बिकॉज दिस वन इज कनेक्टिंग टू अ स्ट्रिंग और क्लैंप, एंड दिस वन इज अ फ्री पुली। ये पुली अप एंड डाउन मूव करेगी क्योंकि इस स्ट्रिंग का साइज अप एंड डाउन मूव करेगा। ये फिक्स्ड रहेगा, ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए दिस वन इज अ फिक्स एंड दिस वन इज मूविंग। ओके, मुझे एक्सेलेरेशन राइट करना है तो अजूम कर लेते हैं कि बी ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है। देन ए इज मूविंग अपवर्ड। अब उनके रिलेशन को राइट करेंगे, तो आपने यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में री राइट कर लिया, यहाँ सॉल्यूशन को मार्क कर लेता हूँ। आप कहेंगे दिस वन इज ए एंड दिस वन इज ए बी। अब टेंशन लिखूंगा, जरा उसको देखो कैसे मार्क करता हूँ। तो आप कहेंगे जी ए ब्लॉक से स्टार्ट कर लेते हैं, दिस वन टी, सो दिस वन आल्सो टी। पुलिस से टी एंड दिस वन आल्सो टी, बिकॉज स्ट्रिंग इज कॉन्टिन्यूअस रेगुलर। अगर स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर है तो टेंशन सेम रहेगा। अब आप कहेंगे दिस वन टी एंड दिस वन टी, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो आप कहेंगे ये हो गया जी 2T, सो दिस वन आल्सो 2T, दिस वन आल्सो 2T। अब आप कहेंगे जी फॉर्मूला यूज करते हैं, T1A1 इक्वल्स टू T2A2,
सो T1 मतलब ए ब्लॉक की बातें कर रहे हैं तो उसका टेंशन T, देन एक्सेलरेशन। बी ब्लॉक पर देखोगे तो नेट टेंशन कितनी लग रही है, तो आपने कहा 3T एक्ट कर रहा है, सो दिस वन 3T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। टेंशन को टेंशन से कैंसिल आउट कीजिए तो मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया, लाइक इज दिस वन। देखिए यही हमें ऑप्शन में गिवन है। डन। अपनी साइड से इसको सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अब आपको कुछ अनदर टाइप्स की प्रॉब्लम सिखाते हैं, उनको समझिएगा। नेक्स्ट में बातें करते हैं पॉइंट मेथड। इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड या फिर ब्लैक मैजिक। तो पॉइंट मेथड और ब्लैक मैजिक के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है। इजी कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, दिस वन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। पहले वर्ड को कैच कीजिए। अगर ये स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन कांस्टेंट रहने वाले हैं। डन, क्योंकि अनस्ट्रेचेबल है। और अब फिर से मेरे वर्ड को कैच कीजिए। अगर ये रिजिड या अनस्ट्रेचेबल है तो इसके वन एंड को आप जितनी स्पीड से पुल करेंगे, इसके ऑल पॉइंट्स सेम स्पीड से मूव करेंगे, सेम स्पीड से मूव करेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये अनस्ट्रेचेबल है या फिर रिजिड रॉड है, रिजिड रॉड हो क्योंकि रॉड ही रिजिड हो सकती है, या अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग हो, तो उसके वन एंड को आप जितनी स्पीड से पुल करते हैं उसका एवरी पॉइंट सेम स्पीड से मूव करता है। ओनली फॉर स्पीड, नॉट फॉर वेलोसिटी। सेम स्पीड से मूव करेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग और अलोंग द लेंथ ऑफ अ रॉड। इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अलोंग। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ए पॉइंट की स्पीड अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, बी पॉइंट की स्पीड अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग सेम होगी एज अ वन एंड। अगर सेम नहीं होगी वन और टू की, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो यहां पर होती नहीं। तो मैंने लिख दिया मस्ट बी अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मस्ट बी सेम एज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, कैच कीजिए। मेरे पास देखो एक स्ट्रिंग है लाइक इज दिस वन। इसमें मैंने 2 पॉइंट्स को मार्क किया, दिस वन पॉइंट 1, दिस वन पॉइंट 2। इसके वन एंड को मैं पुल कर रहा हूं विद स्पीड v नॉट। अब आप कहेंगे सर 1 और 2 पॉइंट की स्पीड बताइए कितनी होगी। तो कॉन्सेप्ट मेरा कहता है 1 पॉइंट की स्पीड अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग सेम होगी एज अ v नॉट। 2 पॉइंट की स्पीड अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग सेम होगी एज अ v नॉट। तो इसका मैंने एक सेम एज डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब आप कहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना, v को स्प्लिट करो, इस वाले v को स्प्लिट कर दो जिसका निकालना है। तो मैंने इसको निकाला और इधर इसका एक कंपोनेंट मिला v cos थीटा। अभी तुमने बताया था कि 1 पॉइंट की स्पीड अलोंग द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग सेम रहने वाली है एज अ v नॉट। तो हमें समझ में आ गया कितनी होगी भैया। आप कहेंगे जी v cos थीटा इक्वल्स टू होगा v नॉट। सो v इक्वल्स टू आ गया v नॉट बाई cos थीटा। इतनी स्पीड होगी जी 0.1 की फॉर 0.1। 1 पॉइंट की स्पीड हमें समझ में आ गई। अब आप कहेंगे जी 2 पॉइंट की बताइएगा। अगर मैं 2 पॉइंट के लिए देखूं तो आप कहेंगे जी 2 पॉइंट की स्पीड अलोंग, क्या इधर कोई कंपोनेंट आएगा? तो इधर कोई कंपोनेंट तो इसका आने वाला है नहीं। जब इधर कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा तो v डैश की वैल्यू कितनी जाएगी? दैट इज 0, बिकॉज देयर इज नो स्पीड। एक बार सोचो अपनी साइड से कि क्या मिलता। डन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूं, उसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे पास एक ब्लॉक है, दिस वन ब्लॉक है, and then connected to a massless string and then passing through a pulley and then free end of a string is pulled by a speed v naught। और यहाँ पर एंगल देखो 53 डिग्री का एंगल है। अगर जब आप इस स्ट्रिंग को पुल करेंगे तो डेफिनेटली ये ब्लॉक हॉरिजेंटली मूव करेगा। क्वेश्चन वही जानना चाहता है कि इस ब्लॉक की हॉरिजेंटल स्पीड फाइंड आउट कीजिए एट दैट इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग इज पुलिंग डाउनवर्ड विद अ स्पीड v नॉट। उसी डायग्राम को लिया, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। आपने कहा जी हमें एक कॉन्सेप्ट पता है। क्या कॉन्सेप्ट पता है? कि इस ब्लॉक की स्पीड जो भी हॉरिजेंटल है
उसका कोई कंपोनेंट along the length of a string must be same as a this one because string is unstretchable. अगर ये स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो इसके बोथ एंड की स्पीड along the length of a string सेम रहने वाली है. देखो वही मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ. अज्यूम कर लेता हूँ कि ये ब्लॉक V से मूव कर रहा है, तो फिर इस पॉइंट पर इस V का कंपोनेंट देखिएगा V cos 53. अब आपने अभी बताया कि इस स्ट्रिंग का दिस वन एंड की स्पीड सेम होगी एज दिस वन, तो यहाँ पे लगा दीजिए. क्या कहेंगे जी? V cos 53 इक्वल्स टू होगा V नॉट, क्योंकि अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है. अनस्ट्रेचेबल है तो स्पीड अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मस्ट बी सेम. आपने कहा जी V cos 53 होता है 3/5, तो यहाँ से आपको V की वैल्यू समझ में आ गई, दैट इज 5/3 ऑफ V नॉट. इतनी हॉरिजेंटल स्पीड होगी जी ब्लॉक की. सोचो एक बार अपनी साइड से बहुत अच्छे से सोचो. डन. अब फिर से आते हैं अनदर क्वेश्चन पर. ये भी क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड नज़र आता है, तो उसको देख लेते हैं. क्या कहते हैं सर क्वेश्चन में? हमारे पास देखो जरा, एक पुली है एंड दिस वन रिंग मार्क कर रखा है रिंग, एंड दिस रिंग इज कनेक्टेड टू अ मासलेस स्ट्रिंग एंड रिंग इज हिंज लाइक एज दिस. अब आपने कहा जी ये अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है. अगर मैं इस स्ट्रिंग के वन एंड को V नॉट स्पीड से पुल करूंगा तो डेफिनेटली ये जो रिंग है ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगी विद सम स्पीड दिस वन. यही स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है, कितनी रही होगी. लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर ये स्ट्रिंग सर अनस्ट्रेचेबल है तो डेफिनेटली इसके वन एंड को जितनी स्पीड से मूव कराएंगे इसका अनदर एंड भी सेम स्पीड से मूव करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, बस इतना ही चाहिए. आपने कहा अगर ये रिंग V स्पीड से मूव कर रही है तो इसका एक कंपोनेंट देखिएगा. क्या कंपोनेंट आएगा? आपने कहा दिस वन इज V, तो इसका एक कंपोनेंट देखिए इधर अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, सो दैट इज V cos 37. अगर ये स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो V cos 37 की वैल्यू सेम होगी एज अ V नॉट. यहाँ पर मार्क कर लीजिए V cos 37 इक्वल्स टू होगा V नॉट. 37 की वैल्यू लगा दीजिए cos 37 की, और यहाँ से आपको V मिल गया, दैट इज 5/4 ऑफ V नॉट. इतनी स्पीड से मूव करेगी आपकी रिंग टुवर्ड्स राइट. अपनी साइड से जरूर सॉल्व कीजिएगा, तभी कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नेक्स्ट में देखते हैं. नेक्स्ट में क्या कहते हैं सर? आप फिर से क्वेश्चन को समझो. यहां देखेंगे ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है. आप कहते हैं सर हमारे पास में एक ब्लॉक है this one and which is connecting to a string like as this one by a two rings, this one rings. अब अगर आप देखें इसको, यहां देखो ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजेंटल से 53 का एंगल बना रही है, और ये जो रिंग है ना ये मूव कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. देखिए विद अ सेम स्पीड V नॉट. अगर ये सेम स्पीड से मूव करे V नॉट से, तो हमें समझ में आ गया कि भैया ये ब्लॉक कितनी स्पीड से मूव करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट करें. कॉन्सेप्ट वही कि स्ट्रिंग मेरे पास अनस्ट्रेचेबल है. अगर स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो डेफिनेटली हमें समझ में आ चुका है कि भैया उनके फ्री एंड की स्पीड अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग सेम रहने वाली है. तो सेम रख लेते हैं. आप कहेंगे जी कैसे रखेंगे? तो देखो मैंने यहाँ पर मार्क किया इस स्ट्रिंग की, अगर मेरे पास ये रिंग V नॉट से मूव कर रही है तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा V नॉट cos 53 जाएगा क्या? वाओ. अब ये ब्लॉक कितने से मूव कर रहा है? तो आप कहेंगे सर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं जी इस वाले एंड की स्पीड सेम रखो. तो आप कहेंगे सर ये एंगल कितना होगा? तो मैं कहूँगा 37. तो ये ब्लॉक की स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे V, तो इसको स्प्लिट कर लेता हूँ V cos 37. डन. अब देखो आप गौर से देखो कि इस स्ट्रिंग का ये एंड और इस स्ट्रिंग का ये वाली सेम स्ट्रिंग का ये वाला एंड की स्पीड सेम रहने वाली है. सेम तभी रहेगी, इसका मतलब मैं वैल्यू को इक्वल कर लूँ. तो आप कहेंगे जी वैल्यू को इक्वल कीजिए, वही B cos 37 इक्वल्स टू V नॉट cos 53. आप वैल्यू लगाइए. 37 का मतलब 4/5, दिस वन V नॉट, देन 3/5. 5 को 5 से कैंसिल आउट कीजिए,
v की वैल्यू मिल जाती है 3/4 ऑफ v0। इतनी स्पीड होगी जी ब्लॉक की। डन। सोचिए, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और टीचर ने आपके साथ इतना एफर्ट किया है तो रिवर्ट भी कीजिएगा। खुशियां हमेशा बढ़ाने से बढ़ती हैं। चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं सर स्प्रिंग सिस्टम पर। स्प्रिंग सिस्टम को हम अच्छे से समझते हैं और जरा कुछ बातें करेंगे स्प्रिंग सिस्टम की। ये स्प्रिंग को अगर आप देखेंगे तो नेचुरल लेंथ में है L0। सो दिस वन नेचुरल लेंथ अभी कितनी है लेंथ है इसकी L0। हमने क्या किया, एक पुशिंग फोर्स लगा दिया बोथ साइड से। अगर आप पुशिंग फोर्स लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप पुशिंग फोर्स लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट एंड इक्वल, मींस इक्वल एंड अपोजिट, एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है, बट अंडर टू द इलास्टिक लिमिट। तो अंडर टू द इलास्टिक लिमिट जितना आप पुशिंग फोर्स लगाएंगे उतना ही एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा। अब आप कहेंगे हमने कितना, क्यों रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रहा है, तो ये अपोज कर रहा है कंप्रेशन का, और उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है जितना कि आपका पुशिंग फोर्स है। सपोज दैट कि आपने इसको कंप्रेस कर लिया x। अब क्या कहते हैं जी, अब बातें करते हैं सर मेरे पास स्प्रिंग है, फिर से वही, अब मैंने पुलिंग फोर्स लगाया। अब देखो पुलिंग फोर्स लगाया आउटवर्ड, तो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा इनवर्ड, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, इट्स ट्राई टू अपोज द पुलिंग। अब अपोज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां पर अब पुशिंग फोर्स था तो एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो अपोज करना चाहता है पुशिंग का, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो रहा है। चाहे आप इधर देखिएगा, यहां भी सेम एज पुलिंग था तो देखो पुलिंग के जस्ट अपोजिशन। अब कितना आपने इसको पुल किया, तो सपोज x। अब मन कहता है कि कितनी वैल्यू होगी रिस्टोरिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स की, तो क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट अंडर टू द इलास्टिक लिमिट। अब आप कहेंगे वैल्यू कितनी होगी, तो देखो हमने यहां पर राइट किया कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग। आप जितना स्प्रिंग को इलोंगेट या कॉम्प्रेस करते हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन बढ़ाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया और लिख दिया के। अब वैल्यू आ जाती है F इक्वल्स टू माइनस का KX, दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको आप हुक्स लॉ भी बोलते हैं। साइंटिस्ट नेम पर है हुक्स लॉ। अब आप कहेंगे जी रिस्टोरिंग फोर्स में और एक्स में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस पर मैंने रिस्टोरिंग फोर्स लिया, एक्स एक्सिस पर उसका। देखो अगर पॉजिटिव में है तो इलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और ये अगर नेगेटिव में जा रहा है तो कॉम्प्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग को। आपने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है विद नेगेटिव साइन, तो एक ग्राफ चलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा विद अ नेगेटिव स्लोप। सो लाइक एज दिस वन इज अ स्लोप। अब आप कहेंगे स्लोप कितना होगा, तो स्लोप होगा माइनस का के। सो दिस वन आपको लर्न रखना है ग्राफ और इसका स्लोप भी, क्योंकि यूज करते हैं। अब आप कहेंगे जी के है क्या, तो के होता है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, यहां से के की वैल्यू निकालो, तो के इक्वल टू क्या होगा एफ बाई एक्स। एफ है तो न्यूटन, एक्स है तो मीटर में, तो यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर। अब आप कहेंगे के डिपेंड्स किस पे करता है, तो के डिपेंड करता है नेचर ऑफ ए स्प्रिंग पर, स्प्रिंग किस मेटल की बनी है। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग के, तो स्प्रिंग की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप लेंथ को कम करते चले जाएंगे, कट करते चले जाएंगे, तो उसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट की फॉर्म में कि के एल, के फॉर स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, एल फॉर लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। डन। अब इन कॉन्सेप्टों को हम यूज करेंगे और जरा देखने की कोशिश करते हैं, आते हैं जरा कहाँ यूज करते हैं। पहली बातें करते हैं कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग में। किसमें, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो मेरे पास कोई स्प्रिंग है लाइक एज दिस वन, गौर से देखो, जिसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है के और लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग है एल। हमने इसको कट कर दिया टू पीसेस में, टू अनइक्वल लेंथ पीसेस में। एक पार्ट की लेंथ है L1, अनदर जो पीस है उसकी लेंथ है L2। इनके स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है K1 एंड K2। डन। अब मुझे K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी तो आपने बताया था जी कि KL का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहता है, तो पहले KL कितना था, इतना। अब इस पीस का कितना होगा K1 L1,
इसका कितना होगा K2L2, तो राइट कर लिया। सो K1L1 इक्वल्स टू K2L2 इक्वल्स टू K और L, टोटल L कितना होगा, तो L1 प्लस L2, तो मार्क कर लिया। यहां से आप चाहें तो K1 की वैल्यू निकाल लीजिए, इस और इसको यूज कीजिए, K1 की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ K, तो दिस वन, इसको लर्न कर लीजिए। K2 की वैल्यू निकालिएगा इसको यूज करके, यहां से K2 की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे K2 की वैल्यू कितनी आएगी, सो K L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L2, सो लाइक इज दिस। इन वैल्यू को लर्न रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होंगी। अब नेक्स्ट में चलते हैं अनदर कुछ पार्ट पर, उसको देखते हैं। क्वेश्चंस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बातें करें तो ये सेम होता है एज अ कैपेसिटर, सेम एज अ कैपेसिटर। देखो इसकी शेप भी कैपेसिटर की तरह होती है, यहाँ दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और इसमें दो स्पाइरल पाथ होते हैं, तो कैपेसिटर और के दोनों सेम। अब क्योंकि आप हो सकता है 11th के स्टूडेंट हो, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग जस्ट अपोजिट होता है ऑफ अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है। बस ये लर्न रखने के लिए ताकि हम क्वेश्चन करें। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो के इक्वलेंट होगा वो 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 होगा। देखो रेजिस्टेंस का रिवर्स हो गया। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो के इक्वलेंट होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 लाइक एज दिस वन। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल चल रहा है और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही कैपेसिटेंस की तरह होता है। तो आप चाहें तो ये कह सकते हैं सेम एज अ कैपेसिटर, या फिर ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा इसका कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिए हैं तो अब ऐसे क्वेश्चंस की बातें करते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो उसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको जानो। मेरे पास एक स्प्रिंग है, ब्लॉक ए है जिसका मास है 2m, ब्लॉक बी है जिसका मास है m। हमने जो स्ट्रिंग है उसको कट करेंगे। आफ्टर कटिंग ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी फाइंड आउट करेंगे। लिख दिया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग विद डायरेक्शन बताना है एक्सेलरेशन। तो चलो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और कैसे हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, उसको जानते हैं फटाफट। आपने कहा जी अभी हमने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है, तो जब कट नहीं किया है तब की बातें करते हैं। तो इस ब्लॉक का अपना वेट मार्क कर लो। सो दिस वन इज mg, डन। अब वेट है, बी ब्लॉक का अपना वेट है, तो यहां एक टेंशन रहा होगा T, मार्क कर लो। आपने कहा ए ब्लॉक का भी सर अपना वेट होगा, मार्क कर लिया जी दिस वन आल्सो। तो ये कितना होगा जी 2mg। टेंशन है तो यहां भी टेंशन होगा, सो दिस वन इज T, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होगा ना, इस एक्शन का टेंशन का रिएक्शन मिला, सो दिस वन आल्सो T, तो मार्क कर लिया उसको। अपर में देखेंगे ए ब्लॉक के साथ में, तो यहां देखेंगे टोटल वेट इसका कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल वेट होगा सर, इसको टी डैश लिख देता हूं, दिस वन इज 3mg। पहले तो इतना गौर से देखो, अभी मैं कटिंग की कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। अब क्या बोलते हैं सर, जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करेंगे वैसे ही जो टेंशन है एट अ टाइम ऑफ जस्ट कटिंग, ये टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जैसी टेंशन की वैल्यू 0 होगी, अब इनके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले लिख लेते हैं बाई ब्लॉक ए ब्लॉक पर देखो, ये पहले चलो ए को लिख लेता हूं, कोई इशू नहीं। ए को देखेंगे तो ए ब्लॉक पर देखेंगे उसका मास देखो, आपने कहा इसका वेट देखो, सो दिस वन 2mg। यहां पर टेंशन की वैल्यू अभी आपने कहा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग टेंशन इज 0। अपर में देखेंगे तो यहाँ पे टी डैश आप लिख रहे थे, दैट इज हाउ मच, दैट इज 3mg। अब आपने कहा जी अपर डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, अपर डायरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा। देखो मुझे डायरेक्शन पता चल गया। अब वैल्यू कितनी होगी एक्सेलरेशन की, तो आप कहेंगे जी ऊपर लिखो नेट फोर्स, नीचे लिख दो उसका मास। आपने कहा नेट फोर्स कितना होगा, तो अपर डायरेक्शन का फोर्स है 3mg माइनस का 2mg डिवाइडेड बाई मास, सो 2m। वैल्यू आ गई सर g/2 और डायरेक्शन किधर आ रही है अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ग्रेटर है। डन। अब इसको अपनी साइड से अच्छे से देखो, हमने एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए फाइंड आउट कर लिया है।
अब आप कहेंगे जी बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ सर। अगर आप बी ब्लॉक के लिए देखेंगे तो लिख लेते हैं बाई ब्लॉक बी। बी ब्लॉक पर अगर आप देखेंगे तो बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सो दिस वन मास है एम, आप कहेंगे जी वेट कितना एम जी। दिस वन टेंशन था, लेकिन स्ट्रिंग को जैसे ही आपने कट किया टेंशन खत्म, तो आप कहेंगे जी ये किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड का फोर्स ज़्यादा है। आप कहेंगे जी बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, तो ऊपर देखेंगे नेट फोर्स अलोंग द मोशन, वही डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक। नेट फोर्स कितना है, दैट इज एम जी डिवाइडेड बाय एम। सो दिस वन जी किधर आ रहा है, तो आपने कहा जी एक्सेलरेशन आ रहा है डाउनवर्ड। डन। कम से कम आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर। और अगर आपको मज़ा आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि हम उस कमेंट्स का वेट करते हैं कि बच्चा को ये कंटेंट्स लग कैसा रहे, टीचर के एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं सर अनदर क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं। नेक्स्ट में आ गए, नेक्स्ट की बातें करते हैं और यहां देखते हैं सर हमने फिर से क्या किया, 2 ब्लॉक्स लिए, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, दिस वन स्प्रिंग दिस वन स्ट्रिंग। क्वेश्चन कहता है स्ट्रिंग को कट कीजिए एंड देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी विद डायरेक्शन। बस यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू जस्ट कटिंग 0 हो जानी चाहिए। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग और स्प्रिंग वैल्यू ऑफ टेंशन इज 0। चलो तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उसको देखते हैं। फिर आप कहेंगे जी इस ब्लॉक का मास है तो वेट होगा, इस ब्लॉक का अपना मास है तो वेट होगा, इस स्प्रिंग में टेंशन होगी टी, और यहां भी देखेंगे दिस वन आल्सो टी। अब देखो ये फुल्ली स्ट्रेच हो चुकी है तो इसकी वैल्यू भी 2g ही होगी। ये फुल्ली स्ट्रेच हो चुकी है 2g होगी। यहां देखोगे तो एक अपर टेंशन होगा दिस वन, और इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी आएगी, दिस वन 3 kg दिस वन 2 kg, तो दैट इज 5g। अभी जब तक हमने अभी कट नहीं किया है, अब आप कहते हैं सर स्ट्रिंग को कट करो। जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे इमीडिएटली दिस वन इज 0। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ओके, अब एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको जानते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। अब देख लेते हैं पहले ब्लॉक ए का, बाई ब्लॉक ए ब्लॉक है तो ए ब्लॉक का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आपने कहा 3g, तो यहां देखेंगे कितना आ गया 3g, यहां पे टेंशन दैट इज 2g, अपर में देखा तो आपने टी डैश दैट इज 0 जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अब किधर चलेगा, तो मुझे समझ में आ गया डाउनवर्ड मूव करेगा। आप कहेंगे एक्सेलरेशन निकालना है सर आपको, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो ऊपर लिखूंगा नेट फोर्स अलोंग द मोशन, नीचे लिखेंगे मास ऑफ द ब्लॉक। आप कहेंगे नेट फोर्स कितना जाएगा, सो दिस वन 5g डिवाइडेड बाई उसका मास। देखो यहाँ पर उसका मास लिखना था आपको, सो दैट इज हाउ मच, दैट इज 3 kg। तो यहाँ लिखेंगे 3, तो वैल्यू आ गई 5/3 ऑफ g। दिस वन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। अब आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी बताइएगा, तो आप कहेंगे बी ब्लॉक का कितना होगा। अब बी ब्लॉक के लिए देख लेते हैं, बाई ब्लॉक बी। बी ब्लॉक का डायग्राम बनाइएगा, तो इसका मास कितना है 2 kg, वेट देखेंगे दिस वन 2g, अपर डायरेक्शन में देखेंगे t, सो दिस वन आल्सो 2g। अब आपके ये तो इक्वल चल रहा है सर, किधर भी डायरेक्शन लगा लो। तो आपने कहा एक्सेलरेशन ब्लॉक बी निकालना है। निकालने का तरीका वही, ऊपर लिखेंगे नेट फोर्स, नीचे मास। आपने कहा जी कितना आ रहा है 2g माइनस का 2g डिवाइडेड बाई 2, सो दिस वन 0। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक बी कितना आ रहा है, दैट इज 0। चेक करो अच्छे से, अपनी साइड से इसको चेक करो और सोचो। वही आंसर्स हमारे देखो यहां पर ऑलरेडी मार्क हैं, उनको चेक कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट में देखते हैं सर अनदर क्वेश्चन को और उसको जानते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। बहुत एफर्ट करके आपके लिए क्वेश्चंस का कलेक्शन करते हैं पहले, फिर उनको आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपके लिए कुछ बेटर हो, कुछ आप करें, अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें और नेशन के लिए करें।
जस्ट फॉर इट। चलो समझते हैं। नेक्स्ट में आते हैं जी, हमारे पास में 2 ब्लॉक्स हैं, दिस वन ब्लॉक ए, दिस वन ब्लॉक बी, दैट इज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग एंड देन स्प्रिंग एंड दिस वन आल्सो स्ट्रिंग। क्वेश्चन जानना चाहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग, दिस वन स्ट्रिंग। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। आप कहेंगे सर पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो मैं इसके वेट को मार्क कर लेता हूं, दिस वन m2g। यहां टेंशन रहा होगा T away from the block, this one away from the pulley, this one away from the pulley, this one away from the this one block। आप यहां ना दिखा के यहां दिखा सकते हो, this one। अब आप कहेंगे सर अगर ये ब्लॉक अपने वेट से डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये T की वैल्यू जो होगी वो m2g ही होगी एवरीवेयर। इस ब्लॉक का वेट देखेंगे तो दिस वन इज m1g। डन। अजूम कर लेते हैं जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करेंगे तो यहां पर टेंशन कितना होगा उससे पहले, तो अभी अजूम कर लिया टी डैश, लेकिन जैसे ही आप इसको कट करेंगे इस टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको समझ में आ गया 0 जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अब ए ब्लॉक के एक्सेलेरेशन को मार्क कर लेता हूं, दिस वन। बी ब्लॉक के एक्सेलेरेशन को मार्क कर लेते हैं, दिस वन। चलेगा। आप कहेंगे सर पहले हम ए ब्लॉक की बातें कर लेते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय ब्लॉक ए ब्लॉक को देखेंगे तो मोशन के अलोंग ही हम देखते हैं। सो दिस वन मास, दिस वन टेंशन, आपने कहा टेंशन कितना है, दैट इज m2g। एक्सेलरेशन देख रहे हैं, सो दिस वन। आपने कहा जी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो नेट फोर्स अलोंग द मोशन टू द मास ऑफ द ब्लॉक। नेट फोर्स कितना रहा है, दैट इज t मीन्स m2g बाई मास, सो लाइक इज दिस वन। किधर आएगा, टुवर्ड्स राइट। अब आप कहेंगे सर बी ब्लॉक का बताइएगा, तो अब जरा बी ब्लॉक का देख लेते हैं। फॉर ब्लॉक बी ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो आपने कहा दिस वन मास m2, दिस वन बी ब्लॉक, वेट देखेंगे दिस वन m2g, यहां देखेंगे टेंशन, सो दिस वन आल्सो m2g। उसका एक्सेलरेशन मार्क कर रहे हैं आप डाउनवर्ड। आप कहेंगे ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है सर, तो लिखने का तरीका जो होगा ऊपर लिखेंगे नेट फोर्स, वही न्यूटन सेकंड लॉ, नीचे मास ऑफ द ब्लॉक। ऊपर कितना आएगा, आप कहेंगे m2g माइनस का m2g। देखो m2g दिस वन, m2g दिस वन, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो आपको समझ में आ चुका है। नीचे मास ऑफ द ब्लॉक, m2g माइनस का m2g हमें समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक बी कितना आएगा, दैट इज 0। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। ऑप्शन में भी देखेंगे तो देखो पहले से हमने आंसर्स को लिख रखा है, हमें आंसर्स मिल गए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बाय बॉल पेन ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीन को आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि स्क्रीन को देखकर चीज़ें आपको आ जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा समझ में आ रही होंगी, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको बाय बॉल पेन क्वेश्चन को सॉल्व करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। कमिंग क्लास में जब हम मिलेंगे आपके साथ में तो फ्रिक्शंस के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, और फ्रिक्शन के साथ में कुछ और एडवांस अप्रोच हम आपके साथ करने वाले हैं। तो कमिंग क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ में फ्रिक्शन के साथ, पहले कंटेंट फिर आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।